नमस्कार। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत के सीजन 2 में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा का, एक बेहतरीन कलाकार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ करण अरुणाचलम जी का। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार काजल जी। नमस्कार सर, प्रिविलेज टू हैव यू हियर ऑन दिस शो। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सेम हियर, सेम हियर। सबसे पहले तो मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके सीजन 2 के लिए, और सीजन 1 में 100th एपिसोड में आप शख्सियत बनकर आई और बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। एंड सीजन 2 के बाद सीजन 3, सीजन 4 ऐसे ही चलता रहे, और बहुत बहुत और भी शुक्रिया ऐसे सर। गुणीजनों को आप लेकर आए, बहुत सारे ऐसे गुणीजनों को आप लेकर आई। कुछ तो ऐसे दोस्त जिनको इसके थ्रू मैं कनेक्ट हो सका, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सुनकर सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बेहतरीन रंगकर्मी, दिल्ली का एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र का, आकाशवाणी नाटक। सुमन ढुंगा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। स्पीक बैके में एक बड़ा नाम और सेव द आर्टिस्ट मुहिम चला रही हैं आजकल। दीपक नायडू जी एक बेहतरीन सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिमा कदन जी हमारे साथ नमस्कार जुड़ी हैं। दीपक जी। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने नमस्कार के लिए। प्रतिमा जी। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के युवराज, लिए। युवराज भाई नमस्कार, थैंक यू। ही इज माय सीनियर, वन ऑफ द वेल नोन एक्टर्स। बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं थिएटर में आया, ही वाज ऑलरेडी, युवराज भाई ऑलरेडी वाज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर। और एक बेहतरीन इंसान, बहुत वो बेहतरीन बहुत इंसान बहुत है। बेहतरीन इंसान। बहुत बेहतरीन इंसान। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मीडिया कर्मी हैं। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली नमस्कार। नरूला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं सर। जैसा कि हम सभी जानना चाहते हैं, खासतौर पे जो नए मीडिया कर्मी या रंगकर्मी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम चाहेंगे जो आपका सफर रहा है कला के क्षेत्र में, वो हम चाहेंगे कि हम भी उस सफर का हिस्सा बने। मैं वैसे तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी सर। दिल्ली की पैदाइश है मेरी, और बचपन से ही शौक था मुझे एक्टर बनने का। और मेरी मदर बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर, मेरी सिस्टर शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्लासिकल सिंगिंग में। और फिर 79 में मैं मंडी हाउस में आया, भारतीय कला केंद्र में म्यूजिक सीखने के लिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक। जी। वहाँ मेरे साथ मेरे कुलीग, जो मेरे दोस्त अनिल सक्सेना, उन्होंने मुझे अपने ब्रदर से मिलवाया, जो उस वक्त एक वर्कशॉप कर रहे थे। वो एनएसडी से पास आउट थे। तो वहां से मेरा थिएटर की जर्नी शुरू हुई। और पंकज सक्सेना उनका नाम है, उनके ग्रुप में काफी सारे नाटक किए मैंने। घाशीराम कोतवाल, पांचवा सवार। फिर उसी दौरान एनके रायना साहब के ग्रुप में शामिल हुआ मैं, और उस ग्रुप के साथ फिर अंत तक मैं जुड़ा रहा। उनका सबसे पहला मेरा नाटक था कबीरा खड़ा बाजार में। फिर उनके साथ बहुत सारे नाटक किए, वीर गति, सारे लीड रोल्स या सेंट्रल कैरेक्टर्स में। वीर गति एक नाटक था असगर वजाद जी का। जी। और इन द मैटर ऑफ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, मैं ही हूँ काल पुरुष, वो एक नाटक था। हानुश, बहुत सारे ऐसे। और वहां तो इसलिए भी चयन यूं हुआ,
पंकज जी के ग्रुप में भी और बाद में एमके के ग्रुप में भी, कि मैं उनको पता चला कि मैं गाता भी हूँ। तो कबीरा खड़ा बाजार में वाज अ कंप्लीट म्यूजिकल प्ले। जी। तो हालांकि उससे पहले मैं कर चुका था काशीराम कोतवाल, उसमें 2-3 गाने गाए मैंने, बट मेन स्ट्रीम की अगर बात करूं तो कबीरा खड़ा वाज द प्ले जिससे मैं एज एन एक्टर एंड एज अ सिंगर एस्टैब्लिश हुआ। और फिर तो वो सिलसिला चलता रहा, कोई 8-10-12 साल मैंने थिएटर किया। और सर, कबीरा जो बहुत ही कबीरा खड़ा बाजार में एम के रैना सर का बहुत ही मकबूल प्ले रहा है, और इससे जुड़ी आई एम श्योर बहुत खूबसूरत यादें भी हैं उस प्ले से जुड़ी हुई। मैं चाहूंगी अगर कोई याद आप हमसे शेयर करना चाहें। मैं ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हैं उस प्ले के साथ, और आज भी हम उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो आजकल ऑलरेडी 30 साल हो गए नॉर्वे में बैठा हुआ है, वो सेटल्ड है वहाँ, और अमित जोशी उसका नाम है। मैं दरअसल जब प्ले की शुरुआत हुई, मंडी हाउस में रविंद्र भवन लॉन है पीछे, वहाँ रीडिंग की शुरुआत हुई, और कोई 5-6 दिन मैं रीडिंग के लिए गया। उसके बाद काम ऐसा आन पड़ा कि मैं ने कहा कि सर अभी एक 15-20 दिन मैं आ नहीं पाऊंगा, और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि भाई 15-20 दिन में तो सारी रीडिंग हो जाएगी और कास्टिंग भी हो जाएगी, तो फिर तो संभव नहीं हो पाएगा। तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ठीक है सर, अभी क्या कर सकता हूँ। तो शुरू के 8 शोज मैंने नहीं किए, और जब इसका मंचन हुआ त्रिवेणी कला संगम में, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन वो प्ले देखने गया मैं, और ओहो हो, थिएटर का शोले कहते हैं उस प्ले को। और मतलब मुझे लगा कि यार ये क्या गलती कर बैठा मैं, और क्यों नहीं कर पाया, और बड़ा मन उदास था। मैंने कहा ऐसा नाटक, और मेरा सबसे प्रिय, मेरा खैर मैंने कहा भाई अब ये मेरी किस्मत में नहीं था। तो उसके एक शोज जब खत्म हो गए, उसके एक महीने के बाद मेरा दोस्त मनोज ने कहा कि यार वो जो रविदास का रोल करता था वो अवेलेबल नहीं है, और इलाहाबाद शो करने के लिए जाना है, और परसों मतलब कल जाना है, परसों शो है। तो मैंने कहा भाई मैं मतलब 24 घंटे में कैसे गाने सीखूंगा, कैसे डायलॉग्स। बस वो ट्रेन में जाते जाते गाने सीखता हुआ, डायलॉग सीखता हुआ, इलाहाबाद में जाके पहली बार मैंने कबीरा का शो किया। उसके बाद ऑलमोस्ट 100 के करीब शोज किए मैंने, और फिर उस ग्रुप के साथ जो मैं जुड़ा, तो फिर अंत तक, जब तक मैं दिल्ली छोड़कर मुंबई नहीं आया, तब तक ऑलमोस्ट 89-90 तक उस ग्रुप के साथ तो आज भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे पंकज जी का भी ग्रुप है सृजन, उसके साथ भी, उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। जितने रंगकर्मी जिनके साथ मैंने थिएटर किया, उन सब के साथ आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात, क्या बात है। फिर रंगमंच से आपका सिनेमा का सफर, टेलीविजन का सफर, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पहले तो जब मैं मंडी हाउस आया और क्लासिकल संगीत सीख रहा था मैं, और हालांकि वो भी पूरा नहीं किया, करीब साल भर भी नहीं मैंने अटेंड किए होंगे क्लासेस, और तभी पता लग गया था कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, यहाँ थिएटर होता है। और जबकि दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली की पैदाइश, मुझे मालूम नहीं था कि मंडी हाउस जैसे जगह में, जो मैं सपना इतने समय से देखता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ शुरुआत मेरी वहां से होगी। और यही था कि बस किसी दिन मौका मिलेगा बंबई चला जाऊंगा। बट थिएटर में आने के बाद
मैं पूरी तरह से फोकस हो गया था। और 87 की बात होगी, 1987 में, बड़ा अच्छा सा किस्सा है ये, मैं किस्सा नहीं, ये हकीकत है। आ, 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 मैं श्री राम सेंटर के फॉयर में, मेरे एक और मित्र हैं जिनका नाम विनोद शर्मा है, जी ऐसी बातें कर रहे थे। तो उसने कहा, कनन भाई ऐसा है कि कोई बंबई से आए हुए हैं, कर्नल कपूर उनका नाम है, और वो कोई सीरियल कर रहे हैं, फौजी नाम है। जी तो मैंने कहा यार, मतलब ऐसे किस्से कहानियां कई बार सुनते रहते हैं, बहुत से लोग आते हैं, सीरियल बनाना है, फिल्में सब, मतलब बंबई में बैठा हुआ आदमी दिल्ली आकर क्यों करेगा, वो तो बंबई में करेगा। तो मैंने कहा ये सब ऐसे ही है, कुछ फालतू की चीज। तो एक 2-4 दिन के बाद अगेन वहीं श्रीराम सेंटर में खड़े होकर जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें जिस एक्टर ने लीड रोल किया था, शाहरुख के बड़े भाई का, राकेश शर्मा, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। आज वो है नहीं इस दुनिया में, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। तो वो गुजरा, तो वो मेरे जो मित्र विनोद शर्मा, उसने कहा कि ये उसमें कर रहे हैं भाई। तो मैंने कहा यार फालतू की चीज है। तो वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले गया। उन दिनों में मोबाइल का जमाना था नहीं, और मेरे घर पे भी टेलीफोन नहीं था उस समय। उसने लिटरली अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला। मुझे आज भी वो कभी जिंदगी में अविस्मरणीय है, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। ले जाके उसने 1 रुपए का सिक्का डाला, श्रीराम सेंटर के अंदर एक पीसीओ बूथ अब तो नहीं है, डाला और कनेक्ट हुआ। और वहां की जो उस समय एसोसिएट डायरेक्टर भी थी और कास्टिंग भी हैंडल कर रही थी, अमीना शेरवानी, अब तो वो कर्नल कपूर की बहू हैं। और उन्होंने फोन उठाया, और ये विनोद शर्मा, इसने कहा भाई भाई आप बात करिए। तो मैंने बात करी, मैंने कहा कि जी मेरा नाम कनन है, और मुझे पता चला कि अरे आई नो यू कनन, आई हैव सीन योर प्ले, और मैं ही हूँ काल पुरुष देखा है, कबीरा देखा है तुम्हारा, वीरगति देखा है। मैंने कहा, ओ, अब मैं भी थिएटर से। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी सी बात है। तो मैंने कहा, मैं तो एक काम करिए, आप अपनी तस्वीर और एक छोटा सा बायोडाटा हमें पोस्ट कर दीजिएगा, ये एड्रेस है। तो एकदम विनोद ने पीछे से कहा, वो एड्रेस वेड्रेस मेरे पास है। बात आई गई सी होगी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजर गए, और विनोद शर्मा रोज मुझसे पूछता था कि भाई आपने भेज दिया, भेज दिया। और एक दिन, मतलब मुझे भी लगा चलो यार मैं भेज देता हूँ, भेज दिया। और करीब 1.5-2 महीने के बाद चिट्ठी आई। उस समय मैं दिल्ली में नहीं था, पूना में था। मेरे फादर का फोन आया कि ऐसे ऐसे कुछ चिट्ठी आई है, और वो आप लोगों से आपसे मिलना चाहते हैं। मैं दिल्ली आया, और जिस दिन उनसे मिलने गया उस दिन ऑलमोस्ट 102 टेम्परेचर मुझे। और अमीना जी मिली मुझे। और तो वहां मैंने देखा कि करीब 40-50 लोग सब ऑडिशंस के लिए आए हुए हैं। मुझे तो लगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, ये क्या है, ये इतने लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा, अभी ना ये तो आपने चिट्ठी में भी लिखा था कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अ रोल, और ये क्या है। नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो करना पड़ेगा। तो ये लाइनें हैं, ये आप याद कर लीजिए। और मैंने कहा, आई एम रनिंग टेम्परेचर, और मुझे तो पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। बट बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक रूम दे दिया, उन्होंने कहा कि आप आराम करिए, सोइए, जब आपका मन करे आइए और करिए। क्या बात। मैं पहुंचा। उस वक्त पहली बार रूबरू मेरी मुलाकात हुई कर्नल कपूर साहब से। और मुझसे पहले एक और एक एक्टर थे, वही जो रोल जो मैंने किया फाइनली फौजी में, उसका उन्होंने ऑडिशन किया और इतना बढ़िया किया। तो मैंने कहा यार इनको होना चाहिए, और मैंने आके किया। बीच में एक बारी शायद थोड़ा सा फंबल भी कर गया, करने लगा नहीं इट्स ओके। और 1.5-2 महीने के बाद उनका कॉल आया। उनके आने से पहले वही एक्टर जिसने वो ऑडिशन दिया था, वो भी रंगकर्मी हैं,
उसने आके कहा कि भाई करण भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। और मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मुझसे तो बढ़िया तुमने किया था। कहते नहीं नहीं। तो ऐसा मेरा चयन हुआ और मैं गया। फिर उसके बाद करीब 3 एक महीना ट्रेनिंग में थे, उस प्रोसेस में थे। कर्नल कपूर के जो बेटे हैं, बॉबी कपूर, उन्होंने डेली सुबह मतलब कोई 5:30 6 बजे पहुंच जाते थे और दौड़ाते थे हमें और सब कुछ। फिर उसके बाद शूटिंग की शुरुआत हुई और 89 1989 जनवरी 17 को पहली बार फौजी का टेलीकास्ट हुआ। मैं बुधवार का दिन, और आज भी बुधवार का दिन है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो यूं दिल्ली में बैठे मुझे बंबई जाने से पहले एक ऐसी शुरुआत हुई। और फिर मैंने हिम्मत करी कि चलो अब एक ऐसा काम लोगों ने देखा और मैंने कहा अब मैं हिम्मत कर सकता हूँ बंबई जाने की। तो उसके 2 ढाई महीने के बाद मैं भी चला गया था बंबई। मैंने कहा जाके देखते हैं। बट 2 ढाई महीने के बाद लौटना पड़ा मुझे। फिर वापस बंबई 9 ऑलमोस्ट 5 6 साल के बाद आया मैं। क्यों मेरे उस वक्त एक काफी मेजर एक्सीडेंट हो गया था मेरे ब्रदर का, और मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया था। तो उस वक्त मेरे लिए परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मुझे लगा कि अब मैं यहाँ दिल्ली में रहकर ब्रदर और फादर की सेवा करूं, और वहीं रहकर फिर थिएटर वेटर करता रहा। फिर 93 92 से आना जाना शुरू हुआ। 15 20 दिन महीने भर के लिए आता था। फिर 95 में बंबई में आके सेटल होके। तो सर, एक से बढ़कर एक आपके जो फेमस सीरियल हुए हैं, चाहे लाडो हो, लाडो नाना इस देश, या फिर लागी तुझसे लगन, या महादेव, तुझ पे दिल कुर्बान, बहुत लंबे लिस्ट है आपके इतने फेवरेट सीरियल जो मैंने भी देखे हैं, और बहुत मकबूल सीरियल्स की अगर मैं बात करूं तो इनसे जुड़ा खास तौर पे जो लाडो नाना इस देश हो, या फिर इतने खूबसूरत सीरियल सर आपने किए, तो इनके बारे में कुछ कोई खास इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? लाडो तो बहुत खूबसूरत सीरियल था। लाडो लागी तो मतलब मैं कहूंगा जैसे मेरे लिए बहुत प्रिय फौजी। ऐसे तो सारे जितने भी मैंने सीरियल्स किए हैं या फिल्में की हैं सब मेरे दिल के करीब है। बट लाडो एक ऐसा सीरियल है जो बहुत समय के बाद कलर्स चैनल में एक ऐसे टोटल डार्क कैरेक्टर, मतलब टोटल ब्लैक, मतलब टोटल नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला था मुझे। जबकि जब मुझे बुलाया गया था तो एक 2 रोल के लिए मुझे ऑडिशन किया गया था। एक ये रोल जो मैंने किया, और एक और रोल है कॉप का रोल था। और 15 एक दिन के बाद कॉल भी आ गया। उन्होंने कहा कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, ये कॉप का रोल है। तो मैंने कहा भाई ये रोल मैं करना नहीं चाहता हूँ। और मैं जिस तरीके से इस कैरेक्टर को विजुलाइज कर रहा हूँ बहुत लंबा, और शुरू के 8 10 एपिसोड में हो सकता है, पर उसके बाद शायद मजा नहीं आएगा मुझे करने में भी, और ग्राफ दिख भी नहीं रहा मुझे एज एन एक्टर। बट वो जो दूसरा रोल मैंने धर्मवीर के लिए ऑडिशन किया था, मैंने कहा अगर वो रोल देते हैं, जो पैसा आप बोलेंगे मैं यस बोल दूंगा, वो मैं रोल करना चाहता हूं। एंड आई कैन सी कि वो क्या हो सकता है वो कैरेक्टर। जी उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अभी तो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। फिर अगेन वही उनकी शूटिंग वूटिंग शुरू हो गई, और मैं उस वक्त कोई और एक और सीरियल कर रहा था महाबलेश्वर में। तब वहां फोन आया कि सर वो जो रोल है
उसके लिए आपका डन हो गया, और कल शूटिंग है। और मेरा वहां पैकअप हुआ महाबलेश्वर से बम्बई आने में 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा भाई सुबह सुबह मैं 7 बजे तो पहुंच नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। नहीं नहीं सर, आपको पहुंचना ही। मैं रास्ते में कोई 1:30-2 बज रहे थे रात के, तब तक मैसेज आ गया था कि सर कल शूटिंग नहीं कर रहे हैं, कल आप आके ऑफिस में मिल लीजिए। वहां गया, फिर सारी बातें हुई, और फिर मैंने कहा कि भाई शुरू के जो 3-4 सीन्स हैं वो मुझे दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा उस पर काम कर लूं, क्या है क्या नहीं है। घर आया, फिर मेरी वाइफ प्रतिमा, शी इज ऑल्सो वेरी वेल नोन एक्टर, और कभी भी किसी कैरेक्टर को लेके मैं अटक जाता हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो फिर हम दोनों की ऐसी बातचीत होती है, यार क्या कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। वो जो उसमें एक मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मशल के रख दूंगा, वो रात भर हम बात करते हैं। मैंने कहा यार एक कुछ ऐसा कुछ यूज करना चाहता हूँ जो मतलब, तो हम बात करते करते रात के 3-3:30 बजे ये शब्द, तो फिर अगले दिन जाके मैंने राइटर से भी बात करी, और मैंने कहा ऐसे से ये कि तकिया कलाम मैं यूज करना चाहता हूँ कभी कभी। फिर तो मतलब जो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, और सीरियल में ये होता है कि आप एक कैरेक्टर को प्ले करते 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 ना समय भी मिल जाता है आपको, और आप धीमे धीमे उस पर काम करते रह सकते हैं। और करीब 2-2.5 साल ट्रैक चला मेरा। उसके बाद एक ऐसा सीक्वेंस में जहां, बट बहुत आनंद आया उस जी। कैरेक्टर को करने में। मतलब बहुत समय के बाद मुझे लगा कि चलो आई एम बैक इनटू एक्शन नाउ। और फिर उसके बाद लागी तुझसे लगन, वो खत्म होते जी। ही उसी कलर्स चैनल में एक और सीरियल जो ऑलरेडी पॉपुलर सीरियल था, उसमें अगेन मुझे ऐसा नेगेटिव लेकर आए थे। बट चैनल के लोग पहले दिन आके मुझे मिले, फिर उन्होंने कहा कि सर कम से कम 1.5-2 महीना ये लगना नहीं चाहिए कि ये जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, क्योंकि लाडो करके आज कर चुके हैं आप, तो नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, बट है नेगेटिव। बट शुरू के 1.5-2 महीना हम कहीं भी रिवील नहीं कर रहे हैं। वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि सीन्स ऐसे लिखकर आ रहे थे, और मुझे लग रहा था मैं कैसे प्ले करूंगा। बट वो भी एक और कमाल का कैरेक्टर, मतलब थैंक्स टू कलर्स, थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझे मौका दिया। फिर तो सिलसिलेवार काम तो चलता रहा। और जी सर, हमारे साथ फिर बहुत महादेव, ब्यूटी। महादेव वाज अनदर वन। महादेव, महादेव, यस। महादेव या महादेव, वो तो स्टार के लिए किया था मैंने। बट वो एक एक कहानी थी, मतलब वो 10-12 एपिसोड कहानी थी, वो भी बहुत आनंद आया मुझे। मतलब कमाल का एक मछुआरा होता हूँ, और पार्वती मुझे मिलती है, और कैसे मैं पालता हूँ, और मतलब इट वाज अ ब्रिलियंट कहानी। वो भी आनंद आया मुझे। जी। जी सर। अब मैं सर कुछ फ़िल्मों की तरफ आपकी आती हूँ, फिर उसके बाद में कुछ और सवाल आपसे पूछूँगी। बहुत अच्छी जो फ़िल्में, भीतरी फ़िल्मों की अगर मैं बात करूँ, सिक्स्थ हैप्पीनेस, एक 40 की लोकल, जॉली एलएलबी, कमांडो, मद्रास कैफ़े, सुभाष चंद्र बोस, ये जो कुछ बहुत ही खूबसूरत फ़िल्में जो आपने की, तो इनसे जुड़ा कोई ख़ास अनुभव, ख़ास तौर पे मद्रास कैफ़े की अगर मैं बात करूँ, कमाल था सर वो। तो मैं चाहूँगी आप अपने अनुभव से रिलेटेड शेयर करें। मद्रास कैफे ये अगेन इस कैरेक्टर के लिए सुजीत सरकार जिन्होंने डायरेक्ट करी, फिल्म प्रोड्यूस भी करी, और मेरा उनसे सब कुछ तय हो गया था।
बस वो इस डिलेमा में थे कि जो कैरेक्टर मैंने किया वो, या एक और कैरेक्टर है जो एकदम नेगेटिव कैरेक्टर, जो एक कर्नाटका के एक्टर है, उन्होंने प्ले किया था। वैसे आमने सामने हम बैठे और उन्होंने कहा कि यार कनन, जानते थे क्योंकि वो भी थिएटर से हैं, दिल्ली से ही हैं सुजीत। जी तो जी कहने लगे कि ये जो श्री कैरेक्टर की जगह वो वाला, मैंने कहा सर अगर वो मिल जाए तो मतलब मजा आ जाएगा, मतलब क्योंकि हर हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि एक फिल्म में एक मेन नेगेटिव और इतनी बड़ी फिल्म में करना। बस वहां सिर्फ उनका ये कहना था कि कनन, यूर ऑलरेडी एस्टेब्लिश, टेलीविजन में भी लोग जानते हैं, और पहले सीन के बाद ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है। तो फिर उन्होंने श्री का कैरेक्टर जो मैंने किया, मैंने कहा वो भी बहुत बढ़िया, आनंद आया उस कैरेक्टर को भी करके। मतलब उसके बाद फिल्मों का एक एक अलग से एक दौर शुरू हुआ मेरा। हालांकि उससे पहले भी मैं फिल्में कर ही रहा था, बट दैट वाज आल्सो अ फिल्म जिससे लोगों ने मुझे जाना कि कन्नन नाम का एक एक्टर है, और वो भी आनंद आया सुजीत सरकार के साथ काम करने में। जॉन अब्राहम के साथ तो वो मेरी दूसरी फिल्म थी। जॉन की जो पहली फिल्म थी एतबार, उसमें मैं भी था, और तो तब से एक दूसरे को जानते ही थे। तो पहले दिन, शूटिंग के पहले दिन सुजीत सरकार ने कहा कि जॉन, ये कन्नन है। तो ही वाज सो स्वीट जॉन। कहने लगे नहीं नहीं, आई नो हिम, वी वर टुगेदर इन आवर फर्स्ट फिल्म। पहले दिन पहला सीन जो मेरा और जॉन के साथ था वो शूट हुआ था। खैर वो भी एक ऐसी फिल्म है जो मैं कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। और जबकि आपके मेरी जी 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 जी, नहीं बताइए नहीं, आप। मैं सुनना चाहूंगी, आप ही से सुनना चाहूंगी। नहीं नहीं, बम्बई में आकर मेरी जो एक तरह से पहली फिल्म थी, जो आपने वो बताया, सिक्स्थ हैप्पीनेस। जी 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 इट्स अ बीबीसी चैनल 4 की फिल्म थी। वारिस हुसैन उसके डायरेक्टर थे, लंदन जी से ही थे। और डॉली ठाकुर, मतलब मैं ताउम्र उनका ऋणी रहूंगा। आज भी वो परिवार की तरह है, मतलब मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है। जब हम बम्बई आए थे तो मैं और मेरी पत्नी दोनों 95 में हमको पता लगा कि वो भी बाहर की फिल्मों की कास्टिंग करती हैं, तो मिलने चले गए। तो उनको लगा अरे ये दोनों थिएटर के एक्टर, और तो उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली याद रखूंगी। और फिर एक उसके 3-4 महीने बाद ही, शायद 95 1995 सितंबर अक्टूबर की बात होगी, उनका कॉल आया। तब उस जमाने में ना वो मोबाइल नहीं हुआ करता था, पेजर भी शायद शुरू नहीं हुआ था तब। वो वॉइस कॉल वाला एक सिस्टम था एमटीएनएल से, आप एक नंबर ले लीजिए और उस पे लैंडलाइन से लोग मैसेज छोड़ेंगे, और हम हर दिन जी जी जाके उस वॉइस मेल को चेक किया करते थे। कमाल, मतलब देखिए वहां एक पीसीओ बूथ में जहां हम रहते थे, वहां से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर चलकर आना होता था, और आके चेक करते थे रोज कि कोई जहां जहां हम स्टडी के लिए जाते थे वो नंबर छोड़कर आते थे। ये क्या नंबर है, ये तो कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है। तो हम कहते थे ये एक वॉइसमेल है, इस पे आप मैसेज छोड़ दीजिए। रोजाना 1 रुपए का सिक्का डाल के मैसेज। तो वो क्या बात वहां है। से, और उसी फिल्म में प्रतिमा के लिए भी एक बहुत बढ़िया जी रोल। और बेसिकली वो सिक्स्थ हैप्पीनेस का एक्चुअल वो एक नॉवल है, ट्राइंग टू ग्रो।
फिरदौस कांगा राइटर हैं, उनकी जीवनी पे थी। वो देखा जाए तो मेरी पहली फिल्म थी और 96 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी वो फिल्म। हिंदी फिल्म मैं कहूँ तो मेरी हमारी ग्रुप की प्रयोग, जिस ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ था, एम के रायना साहब के, उसी में एक एक्टर थी आंचल मल्होत्रा, वो भी बंबई में थी और वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे। और उस फिल्म का नाम है वर्तमान। जी। और मैं उन दिनों में 92 93 की बात, 93 की बात है शायद, तब मैं वो फिल्म करने बंबई आता था, 10 दिन 12 दिन फिर चला जाता था, बट उसकी प्रॉपर रिलीज हुई नहीं। मतलब बंबई में तो प्रॉपर रिलीज नहीं हुई। और बट वैसे देखा जाए तो मेरी पहली फिल्म की रिलीज फुटपाथ, विक्रम भट्ट की, महेश भट्ट साहब ने प्रोड्यूस करी थी। और वो भी मैं उन दिनों में मैं ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि भट्ट साहब एक एक टीवी सीरीज के लिए एंकरिंग कर रहे थे। उस उस सीरीज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पहला एपिसोड। और वो हमेशा वो एपिसोड देख के बाद में, ऑफ कोर्स कोई भी एंकर होता है वो ऐसे ही करते हैं, तो उन्होंने ये देखा मेरा रोल और विक्रम भट्ट से कहा कि भाई ये जो रोल है इसके लिए ये लड़का सही है, इसको बुलाओ। तो ऐसे मेरा चयन हुआ, फिर मुझे बुलाया गया। और फिर उसके बाद तो विक्रम भट्ट साहब के साथ तो मेरी पहली फिल्म फुटपाथ, फिर उसके बाद एतबार फिल्म, बैक टू बैक उसके 3-4 महीने के बाद इस फिल्म की भी शूटिंग शुरू हो गई थी। तो कायदे से देखा जाए तो वर्तमान, बट उस तरीके से अगर रिलीज की बात करेंगे तो फुटपाथ मेरी पहली फिल्म, और इमरान हाशमी की भी पहली फिल्म थी। सुभाष चंद्र बोस। ओहो, अभी कुछ समय पहले आपके शो में रवि केमू साहब आए थे, मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में थिएटर भी किया है। और अगेन उनको भी मैं जितनी बारी भी थैंक्स कहूंगा ना, मैं वो कम होगा, क्योंकि बंबई जब मैं आया तो सबसे पहले 89 90 की बात है, 89 में जब मैं आया था, तो खैर 6-7 महीने के बाद तो लौट ही गया था मैं। रवि केमू साहब के साथ को मिलने गया था मैं फिल्म सिटी में। उस समय श्याम बेनेगल साहब भारत एक खोज शायद कर रहे थे। जी जी जी। फिर मेरा लौटना हुआ, फिर 95 में जब आया तो फिर अगेन केमू साहब के साथ कनेक्ट हुआ मैं। और उनके डायरेक्शन में मैंने एक सीरियल भी किया, पायलट किया था उन्होंने। फिर इस फिल्म की जब बात आई तो रवि जी ने मेरा नाम रेकमेंड किया था कि सर ये कैरेक्टर। उससे पहले एक बड़ा अच्छा सा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा श्याम बेनेगल साहब से मिलने का। अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, ब्रिलियंट डायरेक्टर। मैं जब 95 में आया तो मैंने उनके ऑफिस में फोन किया, वो खुद फोन उठाते हैं, श्याम जी खुद फोन उठाते हैं। और उनका जी, मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ, मैं दिल्ली से अभी आया हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उनका ठीक है, कल आप आज आप आ जाइए 1:30 बजे। उस वक्त 10:30 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो रखने ही जा रहा था, एक मिनट, आप कहाँ से आएंगे? मैंने कहा सर मैं अंधेरी से आऊंगा। नहीं नहीं फिर मत आइए। मैं बड़ा उदास हो गया, हताश हो गया। अरे अभी तो उन्होंने कहा आ जाइए और अभी कह रहे नहीं आइए। आप मुझे कल फोन करिए।
अब मुझे लगा शायद बात टालना चाह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है सर, बट मैं फोकस था, मैंने कहा कि भाई करूंगा जरूर। तो उन्होंने फोन उठाया, तो यस कनन, आप एक काम करिए, कल आप 12:30 बजे आइए। मैंने कहा ठीक है सर। और मैंने लोगों से पूछा, फिर अंधेरी स्टेशन से उनका जो ऑफिस है मुंबई सेंट्रल के पास, लोकल ट्रेन से जाना विच टेक्स अबाउट 1 सवा घंटा। जहां मैं रह रहा था वहां से स्टेशन तक आने में उन दिनों में बस में ट्रैवल करता था। बस से आके उतरा, फिर उसमें करीब आधा घंटा, फिर ट्रेन से, फिर वहां उतर के पूछता पाछता पसीने से लथपथ उनके ऑफिस में पहुंचा। तो 12:30 ठीक मैं पहुंच गया था। तो उनका कोई असुविधा तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं सर, मैं पहुंच गया। तो मैंने कहा सर आपने तो मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जो शुरू शुरू में मुंबई आते हैं उनको पता नहीं होता है, और आपने तो पहले दिन फोन किया 10:30 के करीब समय हो रहा था, और मैंने कह दिया था आपको कि 1-1:30 बजे आ जाइए, तो संभव नहीं था आपके लिए अंधेरी से मेरे ऑफिस आना। इतने कैलकुलेशन के साथ कि उनको लगा कि एक्टर बेचारा वहां से इतनी दूर आएगा और वो पहुंच नहीं पाएगा। तो मतलब सल्यूट टू श्याम जी। और फिर उसके बाद एक आध दफे मुलाकातें रही, फिर उस फिल्म के साथ मेरा जुड़ना हुआ। ब्रिलियंट डायरेक्टर। और उसमें रवि जी, मतलब मैं तो बार बार उनको कहता रहता हूँ, उस दिन भी आपके शो में कहने लगे कि सुभाष चंद्र बोस में जो रोल, वो रवि जी की वजह से, मतलब क्या कहूं, जितनी भी बार थैंक्स कहूंगा उनको वो कम ही होगा। वो भी मेरे से सीनियर हैं, एनएसजी से पास आउट, और बट कभी उन्होंने ऐसा सीनियर जूनियर वाला रखा नहीं। और सीखने को बहुत कुछ मिला, और इतने फ्रेंडली हैं, इतने फ्रेंडली हैं, मतलब सारे जितने जो युवराज भाई हैं, जो भी सीनियर्स हैं, हमेशा जब भी कोई जरूरत हो खड़े हो जाते हैं आपके लिए। क्या बात, क्या बात। सर आलोक कपूर जी आपके लिए लिखते हैं कि 41 की लास्ट लोकल में आपने बहुत शानदार काम किया, उसकी तैयारी कैसे की आपने? ये अगर जिन्होंने फिल्म देखी हो, उसमें पहले जो रोल मैंने किया था वो रोल नहीं कर रहा था मैं। उसमें जो मेन कॉप है वो वाला रोल कर रहा था मैं। और संजय जिन्होंने डायरेक्ट करी थी वो फिल्म, उनके एक मित्र हैं, वो मुझे जानते थे, और उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये मेरे मित्र हैं, फिल्म बनाना चाह रहे हैं। मैं जाके मिला और उस रोल के लिए उन्होंने बात करी, डन हो गया। और उनका भाई बस, बट वो थोड़ी सी फिल्म डिले हो गई, और ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद फिर दोबारा कॉल आया, जाके मिला। तो तब तक मैं ना कॉप्स के बहुत सारे रोल कर चुका था, उस तरीके का जो उस जो जो मेन कॉप है। तो मैंने डायरेक्टर जो संजय है उनसे मैंने कहा कि यार वो अब आई डोंट नो, कुछ डिफरेंट कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ और रोल दीजिए। मैं चाहे 2 सीन हो 3 सीन हो, मैं करना चाहूंगा। तो उनका यार मैं फाइनल ड्राफ्टिंग पे हूँ, एक एक है तो सही कैरेक्टर, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन के बाद उनका फोन आया, और उनका कि यार वो उसी टीम का एक कॉप है जो रजनीकांत की तरह सब कुछ करता है, बट वो उल्टा हो जाता है। मतलब जिस तरीके के एक्शंस करते हैं ना रजनी साहब फिल्मों में, सिगरेट यूं फेंकना, चश्मा यूं करना, पिस्टल यूं निकालना, चश्मा पहनने की कोशिश करूंगा तो होता नहीं है, पिस्टल निकालूंगा तो वो उल्टा, सिगरेट मुंह में डालने की कोशिश करूंगा तो। और उसमें देखिएगा उस फिल्म में लास्ट सीन में मेरी डेथ से पहले मैं यूं मुंह पे सिगरेट डालता हूं, तो सही एकदम मैं कहता हूं अरे, और वहीं मेरी मुझे गोली लगती है और मैं मर जाता हूं।
उसमें वो बस वो इतनी सी लाइन सुनकर मैंने कहा भाई घंटी बज गई, मैं ये रोल करना चाहता हूँ। क्या बात। और बस फिर उसके बाद मैंने रजनी सर की मतलब ही मतलब क्या बताएं, कमाल के इंसान है, कमाल के एक्टर है, सुपरस्टार। उनकी बैक टू बैक फिल्में देखी जिसमें वो इस तरीके की चीजें किया करते थे, तो मुझे उससे थोड़ा सा अलग करना होता था कि मतलब यूं कुछ ऐसा करूं और आए ना, तो वही वो चाहते भी थे। और उसमें वो जो एक उनके चीफ एडी थे, उन्होंने भी काफी मेरी मदद करी। और कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं थी, सिचुएशनल था सब कुछ, और मैं चाहता भी नहीं था। और मेरे लिए कॉमेडी में मैं थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल रहता नहीं हूँ, बट वो मुझे लगा कि सिचुएशनल है तो चीजें तो वहां कहीं करने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ी, जो नेचुरल चीजें आती गई और करता गया और लोगों को पसंद आया। इतना ही कहना चाहूंगा। क्या बात। सर बट हमारे इसमें साथ मनीषा एक्टर के जुड़ी साथ है। साथ, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें हमेशा नहीं नहीं देखिए नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। योगदान सिर्फ एक्टर का ही नहीं, उसमें डायरेक्टर, राइटर, पूरी टीम का होता है। यस। और हम लोग जो हैं थिएटर में तो कोई रीटेक होता नहीं है। आप थिएटर में आ गए, कहीं आप डायलॉग्स भूल गए तो ये नहीं कह सकते कि एक और टेक लीजिएगा। यहाँ टीवी हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, यहाँ 4 टेक 5 टेक, आपने जितनी गलतियां करी हैं वो एडिटर जाके वो सब काट कूट के आपको अच्छे तरीके से पेश कर, इसीलिए एक्टर अच्छा दिखता भी है, चाहे कोई भी एक्टर हो। थिएटर में ये हो ही नहीं सकता है। आप भूल गए, फिर आप मैनेज करेंगे। और, कोई प्रॉम्प्टिंग वाला मामला भी नहीं होता। सर थिएटर का अपना मजा है। थिएटर तो क्या ओ हो, करिए, थिएटर के लिए तो लफ्ज ही नहीं है। थिएटर मतलब तो आ इबादत। यस यस यस, मतलब आज भी उन दिनों को मैं सोचता हूँ, वो गोल्डन पीरियड रहा है मेरे ख्याल से। मेरे साथ के जितने भी एक्टर्स रहे होंगे, वो एक मैं तो 80s में आया, 90s तक रहा मैं। वो एक गोल्डन पीरियड मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और उसी की बदौलत मतलब हिम्मत कर पाया बम्बई आने की। कहीं लगा कि हाँ मैं भी कुछ हिम्मत कर सकता हूँ, यहाँ आके कोशिश कर सकता हूँ, और आज भी कोशिश ही कर रहा हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बच्चन सर ने कहा है बहुत खूबसूरत। जी ये जी सबके जी। लिए, ये सबके लिए, चाहे वो नई परफॉर्मर हो या सीजन हो, इस सबके लिए कि कोशिश कभी आपको धोखा नहीं देती। और वो तो सर कमाल की अगली सवाल। इंस्पिरेशन है, बच्चन साहब तो। जी सर। सर बिल्कुल। मेरी तो वो जो एतबार फिल्म में थे वो, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। ओह, सीखने को इतना कुछ मिला उनसे। और उस दौरान एक एक्शन के दौरान मेरी चोट लग गई थी यहाँ, और मेरे 3 4 स्टिचेस भी आए एक्शन करते हुए। हाँ, और उस समय फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह प्रॉपरली था नहीं, तो वो अपनी गाड़ी से अपने ड्राइवर से बोलकर लेकर आके वो हमेशा रखते हैं। मैं इस मामले के लिए ताउम्र उनका ऋणी रहूंगा। एकदम सीन करते करते गिर गया और 1 सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हो गया, और उसके बाद उनको लगा कि कुछ हो गया कनन, एकदम कहा अरे कट 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 कट, कनन को शायद चोट लगी है। वो एकदम भाग गए कि कुछ तो हुआ है। और उन्होंने पलटा तो यहाँ चोट लगी हुई थी। फिर मुझे लेकर आके उन्होंने बिठाया, और दवाई खुद उन्होंने मतलब। और उसके बाद करीब 4 1 बजे के आसपास, 3 1 बजे के आसपास डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, फिर उनका कि स्टिचेस, उन्होंने देखते ही कह दिया था कि कनन तुम्हारे 2 3 स्टिचेस तो आएंगे। ओ, मतलब
फिर उस दिन मुझे ले जाके स्टिचेस लगे मेरे। फिर अगले दिन शूट पर आया। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा भी कि अभी तो 3-4 दिन का काम और मेरा बचा हुआ है और अमित जी के साथ ही है मेरा, तो इसमें ऊपर क्या करें। तो फिर उन्होंने कुछ सॉल्यूशन सा दिया, उनका कि मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो ही इज, मतलब हर पल आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं उनसे। मतलब ब्रिलियंट पर्सन। जी जी सर। हमारे साथ गीतांजलि कपूर जी जुड़ी हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, अनीस आजमी सर हमारे साथ जुड़े हैं, गुलशन वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर। निखिल आपके लिए लिखते हैं चाणक्य शास्त्र के बारे में, आपका जो सीरियल है उसके बारे में बात करिए, आप बताइएगा प्लीज हमको। वो सीरियल नहीं है, वो प्ले है। और ये निखिल साहब जो हैं, इन्होंने फंसाया था मुझे। ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, ब्रिलियंट एक्टर, यस हम तो फैमिली हैं। यस यस। वो उन दिनों में वो प्ले कर रहे थे। बम्बई की बात है ये। बम्बई आने के बाद तो मैंने थिएटर, क्योंकि सर्वाइवल की बात होती है तो बस इसी में लगे रहते हैं। आज भी उसी में लगे हुए हैं। अक्सर मैं और मेरी वाइफ चाहते हैं कि करें, बट उस तरीके का समय, देखिए कभी ना कभी तो निकालेंगे समय। तो वो चाणक्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो 2007 या 8 की बात होगी। अचानक शाम को कोई 6 बजे के आसपास फोन आता है निखिल का कि कनन जी ऐसा ऐसा है, एक प्ले है और कल शो है, कल शो है। कल शो है। हाँ, और वो एक्टर जो है वो पेरिस में फंस गया है, फ्लाइट मिस हो गई, वो किसी भी कीमत में कल पहुंच ही नहीं सकता है, और मैंने आपका नाम दे दिया है। मैंने कहा भाई मेरा नाम दे दिया मतलब तुमको क्या लगता है कि मैं कर दूंगा? कहने लगा नहीं नहीं, आप कर लेंगे, आप जाके मिलिए। और उन दिनों में 2-2.5 महीने से काम भी नहीं था मेरे पास, और मैंने कहा देखते हैं, हो सकता है 1 सीन होगा, 2 सीन होगा, कर लूंगा। मैं वहां गया तो उस प्ले के जो राइटर और डायरेक्टर है उनका नाम श्रीनिवास, संजय संजय श्रीनिवास, संजय मिले मुझे। और उनका ये रोल है। मैंने कहा ठीक है, पढ़ते हैं। मैं पढ़ता गया तो कोई 7-8 सीन्स। कल शो है, मैंने इससे पहले कभी प्ले देखा नहीं, और ना मैंने उस प्ले को देखा है। पता नहीं किस धुनकी में मैंने कह दिया सर करता हूं। तो मैंने कहा मैं देखूं अंदर से कि आज भी वो मेरे में वो बात है या नहीं है। आज तो मैं सच में बताऊं, अगर वो आज वो स्क्रिप्ट दे दें मुझे और कह दें कि कल करना है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। पता नहीं वो क्या था। मैं शिव बाबा को बहुत मानता हूं, शायद वो हमेशा मेरे अंदर रहते हैं। जो भी मैं करता हूं वो वही करते हैं, मैं पता नहीं। स्क्रिप्ट लेकर आ गया और प्रतिमा को मैंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा वो निखिल ने बोला था, और मैंने कहा तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। और मैं 3-3:30 बजे के आसपास हल्का सा मुझे टेम्परेचर भी हो गया, और 101 टेम्परेचर था। शायद घबराहट भी होगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। और एकदम 3-3:30 बजे के आसपास मैंने प्रतिमा से कहा यार मैं ना कर नहीं पाऊंगा, सच में नहीं कर पाऊंगा। और तो राशन पानी लेकर प्रतिमा ने मुझे ऐसा झाड़ा, कहती है थिएटर से हो, कमिट करके आ गए, और अभी 3:30 बजे रात को ये कह रहे हो कि कल शो नहीं करोगे। ये पहले कह देते तो शायद वो शो कैंसिल कर देते, अभी तो तुम्हें करना पड़ेगा। पता नहीं वो क्या उसने ऐसी चीज बोली, और अंदर से मेरे भी बहुत गुस्सा उसे आया।
करूंगा मैं परफेक्ट टाइम्स। रात भर लगा रहा मैं और शायद 1-1.5 घंटा सो पाया हूँगा और 8 बजे उनके यहाँ पहुंच गया। और जो 2 एक्टर्स थे जिनके साथ मेरे सीन्स थे, निखिल उस वक्त बैंगलोर में था या दिल्ली में था, शो के दिन ही वो आ रहा था। और फिर 2-2:30 बजे के आसपास जहां प्ले था वहां उस ऑडिटोर में पहुंच गए, बैंड्रा में था। और उसके बाद मैं लाइनें देख रहा हूँ और शाम को मैंने कहा सेट 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 कैसे, कहते सर अभी लगना शुरू होगा। तो मेरा मेकअप वेकअप हो गया और 6 बजे फर्स्ट बेल, जैसे थिएटर का होता है, फर्स्ट बेल पे मुझे लेकर गए दिखाने। मैंने कहा कि भैया अभी इस वक्त तो ना मैं सिर्फ इतना है, दुआ करो कि मैं लाइनें बोल जाऊं, कर जाऊं, फंबल ना करूं, बाकी मुझे हाथ पकड़ के ले जाके बिठा दो, मैं सीन करूंगा और मुझे ब्लैकआउट में बाहर ले आना, बस इतना कर देना। क्योंकि अब मैं कहां किस पोजीशन में मैं लाइट ले पाऊंगा, ले नहीं ले पाऊंगा, ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बस वो मैं आज भी ऐसे इससे पहले 2 बारी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, बट वो घाशीराम कोतवाल में कर चुका हूं मैं, बट वो ऑलरेडी वो नाटक कर रहा था। और बीवियों का मदरसा एक प्ले है, वो भी प्ले मैं कर रहा था। और इलाहाबाद में शो था तो उसमें एक एक्टर पहुंचे नहीं थे, तो सिर्फ 2 ही सीन्स थे, तो वो उन 2 सीन में मैं नहीं था, तो मैनेज हो गया था। बट ये तो मतलब 7-8 सीन मतलब याद करना, और मैं आज भी सोचता हूं कि हो कैसे गया। मतलब एक तरह से क्रेडिट भी देता हूं निखिल को, और मैं अक्सर उसको कहता हूं कि फंसाया तूने मुझे, और मैंने एक मतलब खैर थैंक्स टू शिव बाबा की मतलब हो गया। आज भी कभी सीरियल या वेब सीरीज इसमें स्क्रिप्ट मिलती है तो 6-8 लाइनें भी याद करने में समय लग जाता है, और कई बारी 2-4 बारी रीटेक होते हैं, फंबल होता है। वो कैसे हुआ, प्रतिमा को मैंने कह भी दिया था कि प्ले देखने आना, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब अब इस तरीके की गलती दोबारा करूंगा नहीं, जिंदगी में नहीं करूंगा। सर एक अब तो बात, कम से युवराज कम सर ने इतने जी जी सर, क्या युवराज सर ने आपके लिए इतना खूबसूरत लिखा है, युवराज सर ने इतना अच्छा लिखा है सर आपके लिए। आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आप खुद एक, यू आर सो वर्सटाइल और इतने बेहतरीन कलाकार है। उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है कि भाई तुम इतने अच्छे कैसे हो और किसकी वजह से हो, तुम्हारे तुम होने का क्रेडिट किसको दोगे, खुद को या खुदा को। सर कितनी खूबसूरत, आप खुद इतने बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार, तो आप तो खुद है ही, बाकी लोगों ने तो थोड़ा हेल्प किया होगा आपको, आप खुद अच्छे इसलिए आप इतने वो हैं। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड इनका कमेंट है जो उन्होंने किया है, दिया है। इसका क्रेडिट युवराज भाई की तरह जितने भी मेरे मित्र हैं, वो तो मेरे सीनियर हैं, युवराज भाई कहता हूँ, उनके सानिध्य में और आज भी जितने लोगों के साथ मैं जुड़ता चला जा रहा हूँ, सब ऐसे ही हैं। और पेरेंट्स जिन्होंने इस तरीके के चीजें दी मुझे, और ऑफ कोर्स गॉड। और युवराज भाई जब मैं थिएटर में आया था तो माइम के बारे में जी बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। उनसे जाना, यस, मैंने यस, उनसे सीखा कि वो भी यस। एक आर्ट है। तो मतलब थैंक्स कि मतलब ऐसे लोग कुछ के साथ आज भी है मेरा। तो आई मीन थैंक्स टू युवराज भाई और एवरीबॉडी कि वो लोग मुझे इस तरह का इंसान समझते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू युवराज भाई। देखिए लिखते हैं, ही इज सो हेल्पफुल, ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। और जॉन्टी स्टीफन लिखते हैं कि आप नए कलाकारों के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। वेरी राइट, ही इज एन इंस्पिरेशन, नो डाउट अबाउट इट, यू आर एन इंस्पिरेशन सर।
You are an जॉन inspiration. जोंटी जी भी, ही इज अ थिएटर पर्सन फ्रॉम लखनऊ, बहुत सक्रिय रूप से जी। काम कर रहे हैं बहुत समय से, इज अ ब्रिलियंट पर्सन। और सर, निखिल तो खैर, 2 या 3 सवाल सर 2 या 3 सवाल मैं आपसे करूँगी। एक तो आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, और आप बहुत खूबसूरत, जिस तरह से आपने कहा कि कबीरा में सारे के सारे जो सॉन्ग थे वो आपने गाए, जितने भी मैक्सिमम सॉन्ग्स थे। क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग आप ले चुके हैं, आपकी जो फैमिली है म्यूजिक बैकग्राउंड से है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा हमें ज़रूर सुनाएँ। उसके बाद मेरा एक छोटा-सा एक सवाल रह जाएगा। मेरी ये सब जीन्स में, मेरे परिवार में, मेरे फादर भी गाते थे। मेरी मदर, मेरे फादर के साइड में मेरी बुआ, मेरे चाचा, मेरी मदर के साइड में मेरी मासी, मेरे मामा जी, और मैं घर का सबसे बड़ा हूँ। मेरे बाद मेरी एक सिस्टर है, शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर, और मेरे से एक छोटा ब्रदर है, वो भी कमाल का गाता है। बट मैं और मेरा ब्रदर हार्डकोर किशोर दा के फैन हैं, वाह! क्या बचपन बात से आज तक, और रहूंगा ताउम्र। मतलब क्या कहीं वो बात इंस्पिरेशन मिली तो किशोर दा की वजह से। मैं मतलब अ, जब श्री राम भारती कला केंद्र में क्लासिकल सीखना, मतलब मैं 6-8 महीने उसको सीखना नहीं कहेंगे, बस थोड़े समय जी। के लिए था मैं। बट जब मैं गया तो जो मेरे गुरु थे बैनर्जी जी, उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए, और उन्होंने हारमोनियम दे दिया। मैंने कहा ये तो मुझे बजाना आता ही नहीं है। उन्होंने सापा सा लगाया, मैंने कहा सर ये छोड़ दीजिए, मैं ऐसे ही सुनाता हूँ। तो उनको लगा कि पता नहीं कौन आ गया है, और मैंने कहा सर मैं क्लासिकल वासिकल तो कुछ नहीं जानता हूँ, तो हिंदी गाना सुना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए। मैंने कहा किशोर कुमार का एक गाना है, वो आपको भी सुना देता हूँ। मेरा वो ऑल जी टाइम सर, फेवरेट है, कभी भी कहीं पे भी। अब जी तो सर। प्रैक्टिस में नहीं हूँ, जब वो थिएटर के दिनों में तो अक्सर रोजाना रिहर्सल, गाना, ये सारा होता था। कोशिश करता हूँ। जी सर। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख तुम्ही से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुपर्ब सर, इतना खूबसूरत सर, इतना खूबसूरत आपने गाया, और इतना रेट्रो सॉन्ग, इतना खूबसूरत सर, मजा आ गया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू बहुत सो मच, थैंक यू शुक्रिया। सो मच। सर, अभी आपके जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, मेरे 4 वेब सीरीज लाइंड अप हैं, जिनकी शूटिंग चल भी रही है। जी। किसी के बारे में अभी नाम बता नहीं सकता हूँ, प्लेटफॉर्म भी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जब होगा तो ऑलरेडी उसके टीजर्स वगैरह जब आने शुरू हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली दोबारा, पहले भी आपसे बात हुई थी, मैं दोबारा आऊंगा,
और इसी बिल्कुल, वाह। मंच में जब भी मेरा कोई नया काम आने वाला है, ये मार्च के बाद ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो इस साल मेरी 2 फिल्में लाइनड थी और 3 वेब सीरीज, वो सब अभी सब 2021, क्योंकि अभी शूटिंगें शुरू हुई हैं खरामा खरामा धीमे धीमे। तो जो भी अपडेट होगा मैं जरूर दूंगा मैं। और सर, जो न्यू परफॉर्मर्स हैं, जो नई खासतौर पे नई जनरेशन है, जो मुंबई आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे कि किस तरह की तैयारी रखें, और नए न्यू परफॉर्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? चलते चलते ये आखिरी सवाल। देखिए, तैयारी का मतलब इतना ही कहूंगा कि मैं किसी जो भी यंगस्टर्स हैं, जिस शहर में वो रह रहे हैं, वहां के किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े, फिर थिएटर की ट्रेनिंग लें जरूर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाएं, और फिर और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं हूं, थिएटर करता रहा, और तो थिएटर से एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को परखना बहुत जरूरी है कि क्या मैं इस काबिल हूं। मैं आज भी अपने आप को रोज परखता रहता हूं कि क्या मैं इस काबिल हूं। तो बाकी तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनके बारे में मैंने सुना है कि वो बम्बई आ गए और नाम भी कमा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स भी हैं। जिनको थिएटर का रास्ता मिला वो थिएटर करके मुंबई आए, जिनको थिएटर का रास्ता नहीं मिला वो सीधा डायरेक्ट मुंबई आए, और उन्होंने अपनी शुरुआत सीरियल से करी, और करते करते अभ्यास अभ्यास। तो इसमें कोई एबीसीडी नहीं है कि क्या फॉलो करें क्या ना फॉलो करें, बस फोकस्ड रहें, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बट हाँ, अगर थिएटर की ट्रेनिंग मिल जाए तो कमाल की बात है। लखनऊ में भी एक भारतेंदु नाट्य विद्यालय है, बीएनए, वहां पर भी जा सकते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और किसी अच्छे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ जाए, 4-5 2-3 साल 4-5 साल, जितना जितना वो समय देना चाहे। और नहीं भी ऐसे संभव नहीं भी है तो आ जाए बंबई। देखिए, ये सब यस, भाग्य का खेल है, और अगर आपकी किस्मत में है तो आप आएंगे, अपना नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, और आपको बट यही एक प्रोफेशन है जिसमें हर दिन सुबह उठते ही जब हम शूटिंग के लिए जाते हैं, या थिएटर में भी जब आप रिहर्सल के जाते हैं, या जब आप शो करते हैं, मैं तो आज की डेट में फिल्म और सीरियल की बात करूंगा, तो चाहे वो सीरियल रेगुलर कर भी रहे हैं तो सुबह पहला सीन जब करते हैं तो एक दुगदुगी होती है कि सीन अच्छा हो जाए, सीन अच्छा हो जाए। वो रहना चाहिए हमेशा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी शो में भी चाहे 20 शोज कर लें, कबीरा के करीब 100 शोज कर चुके थे, वीरगति के 20-25 शोज कर लिए थे, उसके बावजूद जब 6:30 बजे थर्ड बेल के बाद एक दुगदुगी होती थी कि यार ऊपर वाले मतलब ठीक कर जाऊं, वो रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बाकी तो मतलब जिसको जिस तरीके का जरिया मिले उस जरिया का इस्तेमाल करते हुए वो मुंबई आए। मुंबई तो सबके लिए ओपन है, समुंदर है। जी सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत एनरिचिंग सेशन आपके साथ, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी सर। इट वाज टू गुड, इट वाज टू गुड।
सेम हियर। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी, एंड थैंक यू सो मच कि इतने लोगों के साथ जोड़ा मुझे। सब गुणीजन हैं जो मैं तो इसमें देख नहीं पा रहा हूँ, बट जितने भी लोगों ने मुझे देखा सुना, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और आपको सर बहुत बहुत ढेर शुक्रिया कि सारी शुक्रिया। आप यहाँ आए। नहीं, सर थैंक बहुत यू बहुत सो शुक्रिया आप मच, यहाँ आपने मुझे आए। इस थैंक यू। काबिल समझा। थैंक यू सो मच। We are privileged sir to have you here. Thank you sir. बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। Thank you sir. थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Thank you sir. हमारे साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सबके आज नाम नहीं ले पाई, लेकिन मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों से हम एक मॉडल सपोर्ट मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे हम स्टेज करें, चाहे फिल्में करें, चाहे टेलीविजन करें, तो व्यूअर्स, हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारी कला के। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का। और कल शाम को 7 बजे शख्सियत का जो अगला अंक है, उसमें हमारे साथ होंगे टेलीविजन, सिनेमा और थिएटर से जुड़े हुए एक बेहतरीन कलाकार, कल भी हमारे साथ होंगे। हरजीत वालिया जी कल हमारे साथ होंगे शाम को 7 बजे। बेहतरीन कलाकार हैं, पंजाबी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं। कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।